हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक की तैयारी के क्रम में बालकों से संबंधित जितने भी प्रमुख अधिनियम हैं उन सभी का मिक्स टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये हमारा इस टाइप का वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले भी मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आप सभी की तैयारी जो है कितनी हुई है आप इस टेस्ट को देख के, वीडियो टेस्ट को देख के एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर जाके देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा है कि एग्ज़ाम के आते आते तक मैं आप सभी को 300 से 400 जो प्रश्न है उन सभी का एमसीक्यू के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करा दूंगा। तो अभी तक मैंने 80 क्वेश्चन जो है करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम 81 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आपको करना यह है कि वीडियो को पॉज करके जितने भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्नों को आपको टेस्ट की तरह लगाना है और लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर 81 आज का। प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर दिया गया। दूसरा कथन है, इस संशोधन के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान जोड़ा गया। और बताना है कि कौन सा चारों विकल्प में से सही होगा इन दोनों कथनों के आधार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन जो है सही है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपका यह सही हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत बालकों के लिए क्या प्रावधान है। ए, खान में केवल प्रशिक्षण की अनुमति। बी, खान में कार्य करना पूर्णतः निषिद्ध है। सी है, खान में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति। या फिर डी, खनन में आधे समय का कार्य। इसका क्या राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है, ठीक है, याद रखिएगा, खान में कार्य करने पर पूर्णतः निषिद्ध है। ये जो माइंस एक्ट 1952 है वो ये कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु के कोई भी व्यक्ति है उनको खदान में कार्य करना है ही नहीं, उनको अनुमति ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत में बालक गोद लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला प्रमुख न्यायिक मामला कौन सा है। ए, एसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। बी, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ। सी, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। और डी, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। क्या इसका राइट आंसर होगा? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ, ये जो केस था, ये जो मामला था, उसी में भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का जो न्यायिक मामला है उसको यहाँ पे निपटारा किया गया था और यह एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि यदि व्यक्ति ने अपराध 17 वर्ष की उम्र में किया था, अब 19 वर्ष का उम्र है, तो उसे क्या होगा। ए, बाल न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया जाएगा। बी, वयस्क अदालत में पेश किया जाएगा। सी, सीधे जेल भेजा जाएगा। या फिर डी, पुलिस अभिरक्षा में रखा जाएगा। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बाल न्यायालय बोर्ड में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। याद रखिए, क्योंकि वो अपराध के समय वह किशोर था, इसीलिए उसको बाल न्याय बोर्ड के अंदर उसको प्रस्तुत किया जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न देखिए ध्यान से, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के धारा 15 का क्या उद्देश्य है। ए, बालक को सजा देना। बी, बालक की अपराध समझने की क्षमता का निर्धारण करना। सी, अपराध की गंभीरता को तय करना। और डी, केस को समाप्त कर देना। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि बालक की अपराध समझने की क्षमता का निर्धारण करना जो है कि धारा 15 के अंदर, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, उसके अंदर इसका प्रावधान है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 86 की ओर। प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत अपराध करने वाले बच्चों का अस्थायी प्रवेश, देखभाल और पुनर्वास के लिए संप्रेक्षण गृह का प्रावधान किया गया है। ए, धारा 15। बी, धारा 21। सी, धारा 47। या फिर डी, धारा 49। क्या इसका राइट आंसर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धारा 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपका अभी तक सही हो रहा होगा। 87 नंबर का प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के धारण
कि धारा 76, 77 और 81 का संबंध किससे है? ए बालक की पहचान से, बी बालक के प्रति अपराध से, सी बालक न्यायालय की कार्यवाही से, या फिर डी शिक्षा के अधिकार से। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बालक के प्रति अपराध से संबंधित है ये धारा संख्या 76, 77 और धारा संख्या 81, राइट। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 88 की ओर। 88 नंबर का प्रश्न सुमेलित करने वाला है। ध्यान से वीडियो को पॉज करिए और सुमेलित करिए कि बाल न्याय नियम 2016 से संबंधित जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला है किशोर न्याय बोर्ड की संरचना, दूसरा है बाल कल्याण समिति की संरचना, तीसरा है मुक्त आश्रय और चौथा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी। इनका जो संबंधित नियम है उससे सुमेलित करना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और सुमेलित करने की कोशिश करिए। तो देखिएगा, जो किशोर न्याय बोर्ड की संरचना की बात की गई है वो धारा 4 में, नियम 4 के अंदर है, तो हम एक को सी के साथ मैच कर देते हैं। इसके बाद बाल कल्याण समिति की संरचना, इसका जो प्रावधान है वो धारा क्रमांक इस नियम नियम जो 2016 है उसका नियम 15 में इसका वर्णन है। मुक्त आश्रय गृह, इसका कौन से नियम में प्रावधान है? तो याद रखिएगा, इसका जो है नियम 43 के अंदर इसका प्रावधान है, तो हम इसको मैच कर देते हैं। और चौथा है बाल कल्याण राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, इसका क्या हो जाएगा? तो हमारा बच गया बी, तो ये हमारा बी के साथ मैच कर दिया। इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा। और इन सभी नियमों को उनके संबंधित विषयों से संबंधित याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है इस अधिनियम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 नंबर का प्रश्न है कि विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष कितने समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? ए 12 घंटों के भीतर, बी 24 घंटों के भीतर, सी 48 घंटों के भीतर, या फिर डी 72 घंटों के भीतर। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि 24 घंटे के भीतर अभिकथित बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जो है प्रस्तुत करना ही होगा, राइट। और इसका जो है इस अधिनियम का जो नियम क्रमांक 9 है, ठीक है, नियम 9 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। 90 नंबर का प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत धारा 8 में वर्णित लैंगिक हमले के लिए न्यूनतम सजा का क्या प्रावधान है? ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, या फिर डी 7 वर्ष। बताइए। तो राइट आंसर है जो इसका ऑप्शन नंबर बी। पॉक्सो एक्ट की जो धारा 8 है उसके अनुसार मिनिमम 3 वर्ष का प्रावधान है, और मैक्सिमम अगर पूछ दे तो मैक्सिमम जो है 5 वर्ष का प्रावधान है, और साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। यह प्रावधान जो एक्चुअली में है यौन उत्पीड़न के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट के केस में ये धारा 8 लागू होता है, और दंड का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा ये, ठीक है। अभी लिख ही देता हूँ, सेक्सुअल असॉल्ट यौन उत्पीड़न से संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये भी पॉक्सो एक्ट 2012 से संबंधित ही है। देखिए प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन, इस कथन को 14 नवंबर 2012 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। दूसरा, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 21 वर्ष से कम आयु के बालकों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है। तीसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत बालक की परिभाषा में 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति शामिल है। चौथा, इस अधिनियम के अंतर्गत हुए अपराधों के लिए 3 वर्ष से आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसका क्या राइट आंसर है? तो याद रखिएगा, इसका कथन जो 1 है और जो कथन 3 है और जो कथन 4 है ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका सही हुआ कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 11 के अंतर्गत नहीं आता है? ए, बच्चे को गंदी बातें कहना, बी, बच्चे को अश्लील वस्तु दिखाना, सी, बच्चे को मिठाई देकर खरीद कर देना बच्चों को मिठाई, और डी, बच्चे से अश्लील हरकत करने को कहना। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत आसान है, बच्चे को मिठाई देना जो है इस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, राइट। याद रखने वाली बात है, और आसान भी आप बना सकते थे। 93 नंबर का प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट 2012 की किस धारा के तहत दुष्प्रेरण एबेटमेंट से संबंधित प्रावधान किया गया है? ए, धारा 15, बी, धारा 16, सी, धारा 17, या फिर डी, धारा 18। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, धारा क्रमांक जो 16 है पॉक्सो एक्ट 2012 का, उसी के अंतर्गत दुष्प्रेरण अर्थात एबिटमेंट का प्रावधान किया गया है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी
और व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है, मतलब इंस्टिगेट करता है, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, साजिश करता है, या फिर उसको सहायता देने की कोशिश करता है, तो इसको हम दुष्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और इसका वर्णन जो है इस अधिनियम के धारा क्रमांक 16 में वर्णन देखने को मिलता है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक रुग्णता का गलत आधार नहीं होगा? ए, व्यक्ति की राजनीतिक एवं धार्मिक मान्यताएं, बी, व्यक्ति की जाति या संस्कृति, सी, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, या फिर डी, चिकित्सा परीक्षण द्वारा प्रमाणित रोग। क्या होगा जो मानसिक रुग्णता का गलत आधार नहीं होगा? तो मानसिक रुग्णता को चेक करने के लिए बेसिक जो है चिकित्सा परीक्षण द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को विकृत चित्त मतलब इंसेन, पागल घोषित करने का अधिकार जो है किसके पास है? ए, परिवार के सदस्यों के पास, बी, पड़ोसियों के पास, सी, सक्षम न्यायालय के पास, या फिर डी, चिकित्सक के पास। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। चिकित्सक के पास नहीं होगा, याद रखिएगा। जो चिकित्सक होगा केवल वो जांच पड़ताल करेगा, उसका टेस्ट करेगा और उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाएगा, मूल्यांकन करेगा, लेकिन जो घोषणा करने का जो अधिकार होगा वो सक्षम न्यायालय के पास ही होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के तहत धारा 5 के अनुसार अग्रिम निर्देश मतलब एडवांस डायरेक्टिव का उपयोग किस स्थिति में लागू होता है? ए, जब व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो, बी, जब व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देता हो, सी, जब व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो, या फिर डी, जब डॉक्टर चाहे तब। इसका क्या राइट आंसर होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, जब व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देता है तब वहाँ पे अग्रिम निर्देश का उपयोग किया जाता है इस अधिनियम का जो धारा संख्या 5 है उसके अंतर्गत। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, लेकिन एक ये भी होता है कि जब व्यक्ति पुनः सक्षम हो जाता है तो यह निर्देश जो है वो समाप्त हो जाता है। 97 नंबर का प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के धारा 9 के अनुसार अग्रिम निर्देश आपातकालीन स्थिति में कब लागू होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ए, हमेशा लागू होता है, बी, केवल परिवार की अनुमति से लागू होता है, सी, डॉक्टर की अनुमति से लागू होता है, या फिर डी, लागू ही नहीं होता है। तो याद रखिएगा इस अधिनियम के मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 है, इसका जो धारा क्रमांक 103 है वो आपातकालीन स्थिति को परिभाषित करता है। और जो अग्रिम निर्देश की हमने बात किया, ये अग्रिम निर्देश जो है इस धारा 103 मतलब आपातकालीन स्थिति पर लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। प्रश्न है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 3 के अनुसार सरकार को दिव्यांगजनों के किस चीज के उपयोग हेतु अनुकूल वातावरण बनाना है? ए, संपत्ति, बी, क्षमताओं को, सी, अधिकारों को, या फिर डी, भाषाओं को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 का जो धारा 3 है वो ये कहता है कि सरकार जो है जो दिव्यांग जन है उनकी क्षमताओं का भी उपयोग करे, उनके वातावरण, उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करे, ताकि वो जो दिव्यांग जन है वो भी समाज में सक्रिय रूप से भाग लें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 99 प्रश्न है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2017 के धारा 7 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति के संरक्षण के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ए, केवल पुलिस अधिकारी, बी, कोई भी व्यक्ति या पंजीकृत संगठन, सी, केवल परिवार का सदस्य, या फिर डी, केवल मजिस्ट्रेट। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी व्यक्ति या फिर जो कोई पंजीकृत संगठन होगा वो जो है आवेदन कर सकता है। इस अधिनियम का जो धारा क्रमांक 7 का जो सब सेक्शन 1 है उसके अंदर ये वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संगठन होगा या वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट से दिव्यांग व्यक्ति के संरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का 100वां और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ी दिव्यांग जन अधिकार नियम 2023 के अनुसार के नियम 94 के अनुसार विशेष लोक अभियोजक किस प्रकार के मामलों में कार्य करेगा? ए, सामान्य सिविल मामलों में, बी, दिव्यांग जन से संबंधित अपराधों में, सी, उपभोक्ता विवादों पर, या फिर डी, चुनाव याचिकाओं में। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ये दिव्यांग जन से संबंधित प्रश्न है, तो ऑप्शन देख के भी आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। दिव्यांग जन से संबंधित अपराधों
में के संबंधी जो मामला होगा उसमें ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर भी हमने 20 क्वेश्चन जो है किया है और अभी तक हमने 5 वीडियोस कर लिया, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया है। अगर अभी तक आपने पहले के 4 वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे से आप सभी का रिवीजन होगा और सेल्फ एनालिसिस भी होगा। ठीक है, तो आपके पास समय अब ज़्यादा रह नहीं गया है, अच्छे से तैयारी करिएगा। और हाँ, फिर से मैं बता दूं कि अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, मतलब जितने भी अधिनियम है उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल के अंदर एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, जिसमें लगभग 15 वीडियोस जो है अवेलेबल हैं अलग अलग चैप्टर्स के। तो आप वहाँ पे जाके सेपरेट एमसीक्यू जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।